नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। जैसा कि मैं पहले बता रहा हूं, इस पूरी सीरीज में ये भी उसी वक्त की घटना है। उसी वक्त से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जब पुलिस की लापरवाही अपने चरम पर थी, पुलिस की मनमानी अपने चरम पर थी और पुलिस के पास वो संसाधन नहीं थे। पब्लिक भी पूरी तरह से अवेयर नहीं थी अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों और पुलिस की मनमानी को क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं थी सिवा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के। मार्च या अप्रैल 1999 में लखनऊ के थाना नाका हिंडोला, नाका बहुत पुराना थाना है और चार बाग रेलवे स्टेशन यानी लखनऊ जंक्शन के सामने का इलाका नाका हिंडोला थाना अंतर्गत आता है। 99 2000 या उसके आसपास सवारी गाड़ियों में टाटा सूमो का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था। रेलवे स्टेशन के सामने उस नाका तिराहे पर एक टैक्सी स्टैंड था, अघोषित टैक्सी स्टैंड, जहां से इलाहाबाद के रास्ते पर पड़ने वाले जनपदों और इलाहाबाद के लिए टाटा सूमो चला करती थी। सैकड़ों की संख्या में थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी वक्त में एसपी सिटी वहां तैनात हुआ था। ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या ये पैदा करते थे, लेकिन पुलिस की कनाइविन से ये टैक्सियां चलती रहीं। उसके पहले महिंद्रा की जीपें चलती थीं, लेकिन उनकी स्पीड कम और क्षमता कम होने की वजह से उनका स्थान टाटा सूमो ने ले लिया। खाली इलाहाबाद लखनऊ मार्ग नहीं, इलाहाबाद फैज़ाबाद और इलाहाबाद सीतापुर मार्ग पर भी यही टाटा सूमो चलने लगी और महिंद्रा की जीप छोटे छोटे रूट्स की तरफ शिफ्ट हो गई। आलमबाग लखनऊ के रवि श्रीवास्तव, जो टाटा सूमो यूपी 53 के 4788 का ड्राइवर था और जिसके मालिक थे मनोज कुमार सिंह, थाना हरचंदपुर क्षेत्र, जनपद रायबरेली के रहने वाले थे। मालिक और ड्राइवर ये सवेरे सवेरे स्टैंड पर अपनी बारी का इंतजार करते थे। इलाहाबाद या रास्ते में पड़ने वाले जनपदों के लिए सवारियां लेकर वो जाते थे। 4 दिन हो गया, लेकिन न तो रवि श्रीवास्तव और न ही मनोज कुमार सिंह ने अपने घर पर कोई सूचना दी, न वापस आए। दोनों के घर वाले चिंतित हुए कि ऐसा कभी नहीं होता। अंतिम सवारी इलाहाबाद से लेकर वो जब लखनऊ आ जाते हैं, उसके बाद घर पर आते हैं। दोनों के परिवार नाका टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे, लोगों से पूछने की कोशिश की, खासकर उन लोगों से जो उसके साथ के टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी के मालिक थे टाटा सूमो के। किसी ने बताया कि 3 दिन पहले तो सवारी ले गया है, किसी ने बताया 4 दिन पहले सवारी ले गया है। ये भी डेट एग्जैक्ट नहीं पता लगी कि कब से वो वापस नहीं आया है। 2 दिन और वेट किया उनके घर वालों ने। उसके बाद दोनों ही लोग थाना नाका हिंडोला पहुंच गए। उन्होंने एक तहरीर दी कि ड्राइवर रवि श्रीवास्तव और उसके मालिक टाटा सूमो के श्री मनोज कुमार सिंह, मैं टाटा सूमो के लगभग 5-6 दिन से गायब हैं। इनका कोई पता नहीं लग रहा है। एक एफआईआर, चूंकि वहां बहुत कॉमन बात हो गई थी, एक एफआईआर नाका हिंडोला में लिख ली गई और दूसरे इनके जो यूनियन है उसका दबाव भी रहता है, इसलिए तुरंत लिख ली गई। घर वालों ने अनहोनी की आशंका भी जताई। पुलिस ने कहा ठीक है, आप देखिए, हो सकता है कोई लंबी सवारी लेकर कहीं दूर चले गए हों। घर वालों ने यह भी कहा कि साहब दूर जाएंगे तो जरूर कहीं न कहीं से टेलीफोन से बता देंगे। मेरे घर के सामने पीसीओ है, वहां पर खबर कर दी जाती है। घर वाले कोई जाते हैं पूछने तो बता देते हैं कि हाँ साहब फोन आया था, वो 4 दिन बाद आएंगे।
बहरहाल परिवार वालों ने प्राइवेट टैक्सियां की और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में जितने भी थाने पड़ते हैं सब पर जानकारी इकट्ठा की कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। अगर एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ी कहीं टूटी फूटी मिल जाए, या अगर वो कहीं अस्पताल में भर्ती किए गए हैं तो उसकी जानकारी हो जाए। लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। 10 मार्च सन 2000 को जब मैंने लखनऊ पुलिस एज एसपी सिटी ज्वाइन की तो हफ्ते भर के भीतर ही दोनों परिवार मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इन्होंने कहा कि साहब देखिए, ड्राइवर और मालिक दोनों ही लगभग साल भर हो रहे हैं गायब हैं। पुलिस ने अभी तक इनका पता नहीं किया, पुलिस निष्क्रिय है। सीधी सी बात है, जिसको परेशानी है, जिसका नुकसान हुआ है, वो पुलिस पर आरोप लगाएगा। मैंने फौरन इंस्पेक्टर नाका को फ़ोन किया कि ये 2 लोग आए हुए हैं, क्या मसला है। इंस्पेक्टर नाका ने कहा कि हाँ साहब, गायब हैं, गाड़ी भी गायब है, गाड़ी भी नहीं मिली अभी तक। पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई कर ली है लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि जो भी आईओ हो अपने सारे कागज पत्र लेकर मेरे पास उसे भेजिए। इन लोगों से कहा कि आप इंतज़ार करिए, कागज पत्र आ जाते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल क्या है और कितना टाइम लगेगा, या पुलिस ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। 1-1.5 घंटे में आईओ भी सब पेपर्स लेकर आ गया। एक एक पेपर मैंने देखे। जिस दिन से एफआईआर लिखी गई है उसके बाद से इश्तहार भी निकले थे, अखबारों में सूचना भी निकली थी, फोटो भी निकली थी, अनाउंसमेंट भी हुए थे। यानी कागज पत्तर पर छोटी मोटी गलतियों के अलावा, छोटी मोटी कमियों के अलावा कागज पर पुलिस ने अपना काम पूरा किया था। मैंने उनको पूरी बात बताई और ये भी कहा कि ठीक है, मैं अगल बगल के ज़िलों में ये और चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने जो मैसेज भेजे हैं, वायरलेस मैसेज, वो वहाँ पर देखे गए हैं कि नहीं देखे गए हैं। उनकी सांत्वना के लिए कहा। हालांकि अखबारों जो पेपर्स केस डायरी सबमिट हुई थी उसमें स्पष्ट था कि सभी जनपदों को सूचना आसपास की दी गई है। इसी बीच तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक बड़ी घटना हो गई। दैनिक समाचार पत्र आज के रिपोर्टर और वहाँ के अच्छी साख रखने वाले एक पत्रकार श्री धीरेन्द्र सिंह गायब हो गए। ऑफिस से निकले थे, घर नहीं पहुंचे, उनका कोई पता नहीं लगा। अखबार वालों ने लिखना शुरू किया। 3 दिन हो गए तो अखबार वालों ने स्ट्राइक की। लखनऊ में भी पत्रकारों का बड़ा धरना हुआ। सबके बीच जाकर मैंने भी पूछी बात, तो इलाहाबाद के उनके कार्यालय से जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि शरीफ आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, अच्छा लिखते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में, पता नहीं कहाँ चले गए। घर में कोई विवाद नहीं है, बहुत आपस में बहुत मेल जोल है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इत्तेफाक ये कि उस समय इलाहाबाद में पुलिस की टीम बहुत अच्छी थी। श्री पी.के. तिवारी उस समय एसएसपी हुआ करते थे, आजकल वो सूचना आयुक्त हैं। बहुत इलाहाबाद में बहुत लंबे दिनों तक उन्होंने हर कैपेसिटी में पोस्टिंग उनकी रही है, एसएसपी भी, डीआईजी भी और आईजी भी। उनके एसपी सिटी थे श्री लालजी शुक्ला, जो अब रिटायर हो गए हैं। लालजी शुक्ला साहब भी इलाहाबाद बहुत लंबे समय रहे हैं और बड़े माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध जो उन्होंने काम किया है उसके लिए इलाहाबाद के लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर उस समय सर्किल ऑफिसर थे, जो इस समय एसपी बिजनौर हैं। जीएन त्रिपाठी भी उस समय सर्किल ऑफिसर थे। एक सब इंस्पेक्टर था कुलदीप तिवारी, अब पता नहीं, शायद सर्विस में है, होगा, यंग सब इंस्पेक्टर था, लेकिन उसने भी अपराध और अपराधियों के विरुद्ध काम करने में बड़ा नाम कमाया था। इंस्पेक्टर कोतवाली हुआ करते थे राधे श्याम त्रिवेदी, अब तो दिवंगत हो गए, पिछली बार कोरोना में रिटायर होने के बाद लखनऊ रह रहे थे, मैं उनके संपर्क में था। राधे श्याम त्रिवेदी के नाम से रूह कांपती थी अपराधियों की। बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर दिन में भी किए, हालांकि उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे कि गलत लोगों का एनकाउंटर किया, निर्दोषों को मार दिया, इस तरह की बात भी उनके ऊपर ये आक्षेप लगाए गए थे। लेकिन जहाँ तक अपराधियों का प्रश्न है, राधे श्याम त्रिवेदी से अपराधियों की इलाहाबाद में रूह कांपती थी।
जो लोग भी किस्सा गोई परिवार के इलाहाबाद या वर्तमान के प्रयागराज से संबंधित हैं, वो उनका नाम उन लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। दूसरा ये कि धीरेन्द्र सिंह जो गायब हुए थे, उनके पुलिस अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध थे। सज्जन आदमी थे, अच्छा बोलते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। चाहे डर से या उनके स्वभाव से उनके प्रशंसक रहे लगभग सभी पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों ने टीम बनाकर अपना पूरा जोर लगाया कि इन्हें ढूंढ के निकालना है। यह बात 14 दिसंबर की थी, जिस दिन वो गायब हुए थे। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के एक जलप्रपात के जंगल में श्री धीरेन्द्र सिंह का सर कटा शव मिल गया। इस बीच में बहुत ढेर सारे लोग संदिग्ध आपराधिक बैकग्राउंड के उठाए गए और खासकर आसपास के जहां वो रहते थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं मिला। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सर पुलिस को नहीं मिल सका। काफी पूछताछ के बाद, क्योंकि पुलिस बहुत सीरियसली, बहुत तन्मयता से लगी थी, तो वो कब ऑफिस से निकले, कहां तक देखे गए, पता करते करते ये पता लगा कि नैनी थाना क्षेत्र के राम सागर मोहल्ले का रहने वाला राजा कोलेंदर उसके साथ अंतिम बार मोटरसाइकिल पर देखे गए। राजा कोलेंदर भी पकड़ कर लाए गए। किसी से कोई रियायत नहीं की गई, लाए गए, उनसे अच्छी पूछताछ भी हुई। पूछताछ के बाद उसने बताया कि हाँ, हमने उनको मारा है। मेरे खिलाफ एक खबर लिखी थी। मेरे विरोधियों के पक्ष में वो खबरें लिखा करते थे। इस तरह का आरोप लगाकर उसने बताया कि हमने मारा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि उनका सर कहां है। चूंकि उसके विरुद्ध प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद जनपद के किसी थाने में कोई मुकदमा नहीं लिखा था और उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, इसलिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा उस पर न दबाव बनाया और न उसके आगे पूछने की कोशिश की। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये डिक्लेयर किया कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या का खुलासा हो गया, राजा कोलेंदर ने उसको मारा। पुलिस ने राजा कोलेंदर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अगले दिन पूरे प्रदेश के अखबारों में पुलिस की भारी छिछलेदर हुई कि पुलिस ने निर्दोष आदमी को भेज दिया। अगर उसने मारा तो पुलिस ने यह क्यों नहीं पता किया कि उनका सिर कहां है? पुलिस ने यह क्यों नहीं पता किया कि प्रयागराज से रीवा तक वो किस वाहन से ले जाएंगे, वो बरामद क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद नहीं किया, जिससे उनकी गर्दन काटी गई। ये फर्जी बात है, गलत कर रही है, अपने ऊपर से दबाव को कम करने की साजिश है इलाहाबाद पुलिस की। अगले दिन के अखबारों के बाद भारी बेइज्जती और मायूसी के बीच पुलिस ने राजा कोलेंदर की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अदालत से दरखास्त की। एक एप्लीकेशन दी गई कि सिर बरामद करने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता है। अदालत ने 4 दिन के लिए राजा कोलेंदर को पुलिस कस्टडी में पूछताछ और सिर बरामद करने के लिए 4 दिन की रिमांड पर दे दिया। पीसीआर शॉर्ट में कहते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड। पुलिस अपनी आलोचना और आरोप से इतना परेशान थी कि रिमांड पर आते ही पुलिस ने राजा कोलेंदर पर श्रेणीबद्ध पूछताछ सुओ मोटो शुरू कर दी, वो भी पूरे दमखम से। थोड़ी देर में राजा कोलेंदर ठंडे से हो गए, बेदम हो गए और फिर उन्होंने एक एक करके सारी कहानी बताई। जिस समय वो अपने बारे में बता रहा था, उस समय वहां तमाम राजपत्रित अधिकारी, तमाम छोटे अधिकारी जो पूछताछ के लिए लगाए गए थे, वो सब खड़े थे, लेकिन सबके हाथ के तोते उड़ गए। वो बताता जा रहा था, लोग नोट करते जा रहे थे। एसएसपी साहब को भी बताया गया कि साहब आके सुनिए, ये क्या क्या बता रहा है। धीरेन्द्र की हत्या के पहले यानी पूछताछ के पहले शराफत का लबादा ओढ़े राजा कोलेंदर
पुलिस को सीधे अपने पिग फार्म, सुअर का जो फार्म होता है, पिग फार्म पर ले गया। पिग फार्म पर उसने 2 गड़े हुए शव और 4-5 नरमुंड निकाल निकाल कर दिए। नरमुंड साफ सुथरे, उन पर पेंसिल से 1-2 जगह नाम लिखा हुआ कि किसका नरमुंड है। इसी में धीरेन्द्र सिंह का भी नरमुंड शामिल था। उसके बाद उसने सिलसिलेवार, जब ये बरामदगी हुई वहां से, लोग अवाक रह गए। फिर और कड़ाई से पूछताछ हुई, एक एक करके सिलसिलेवार उसने अपने कारनामे बताने शुरू किए। उसने बताया कि एक टाटा सुमो और एक जीप लूटने के चक्कर में उसने 4 लोगों की हत्याएं तो एक साथ कर दी और बाकी हत्याएं उसने मामूली विवाद में की थी। उसने सभी का सिर काटकर, चापड़ से सिर काटकर मारा था। मारने के बाद सिर अपने साथ अपने पिग फार्म पर लाता था। खौलते हुए पानी में उस सिर को उबालता था। उसका फ्लैश अलग हो जाने पर उसे निकालकर बाहर रख देता था और यह जानने के लिए कि किसका किसका सिर है, उस पर मार्किंग पेंसिल या पेन से कर देता था और उन्हें सुरक्षित अपने पिग फार्म में रख लेता था। राजा कुलिंदर ने अपनी पहली घटना बताई। उसने बताया कि मेरा पहला शिकार था काली प्रसाद श्रीवास्तव, जो अतरसुइया की रानी मंडी का रहने वाला था, और सीडीओ छिवकी, जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है आर्मी की, छिवकी में, वहां पर वो कर्मचारी था। 25 जनवरी को लेन देन के एक विवाद में, 25 जनवरी 99 को लेन देन के एक विवाद में कोई बात छोटी मोटी कहा सुनी हुई। राजा कुलिंदर उसे अपने साथ शंकरगढ़ के जंगल में ले गया। शंकरगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और पथरीला इलाका है, जंगली इलाका है। वहां उसने काली प्रसाद श्रीवास्तव की गर्दन काट दी चापड़ से, धड़ को वहीं फेंक दिया, सिर अपने झोले में रख के पिग फार्म यानी अपने घर पर ले आया। वहां उसे उबालकर साफ करके उस पे उसका नाम लिखकर रख लिया। उस दिन, जिस दिन बरामदगी हो रही थी, काली प्रसाद श्रीवास्तव का भी नरमुंड बरामद हुआ था। और मजे की बात यह कि राजा कुलिंदर काली प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी को साथ लेकर थाने पर गया और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपहरण और हत्या का एक मुकदमा उसने स्वयं लिखवाया। इतना जिसको कहते हैं कि छलावे वाला, इतना बेवकूफ बनाने वाला यह हत्यारा था। 14 दिसंबर 98 को धूमनगंज के मुडेरा बाजार में पवन यादव अपने घर के लिए एक टीवी और वीसीआर मोटरसाइकिल पर बांधकर पीछे अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उसे राजा कुलिंदर ने देख लिया। थोड़ा आगे बढ़कर उसका भी सर कलम कर दिया, सिर को झोले में रखा, टीवी और वीसीआर लाद ली अपनी मोटरसाइकिल पर और उसे घर ले आया। 28 फरवरी 1999 चित्रकूट से एक जीप 2000 रुपए में तय की उन्होंने इलाहाबाद जाने के लिए। राजा कुलिंदर और उसके 2 साथियों ने उसे इलाहाबाद अपने पिग फार्म पर ले आया। अशोक कुमार उसका ड्राइवर था और संतोष उसका मालिक था। जैसे ही ये लोग पिग फार्म में उसको उतारने के लिए गए, दोनों का सिर काट दिया। पिग फार्म में ही गड्ढा खोदकर दोनों के शव वहीं गाड़ दिए और अलग से दोनों नरमुंड भी उसी में गाड़ दिए और जीप का इस्तेमाल स्वयं करने लगा। ये दोनों शव जिस दिन उसने अपनी स्वीकारोक्ति की थी, खोदकर पुलिस ने एसडीएम के समक्ष दोनों शव निकाल लिए, एक अशोक कुमार का और एक संतोष का।
ये दोनों ही चित्रकूट के करवी कस्बे के रहने वाले थे। दोहरे हत्याकांड के बाद उसने चित्रकूट में हिरिया, शंकरलाल और राजू की हत्या कर दी। चित्रकूट में हत्या करके उनके सिर बांधकर एक कपड़े में अपने साथ ले गया और चित्रकूट के ही दूर के थाने रैपुरा के जंगल में तीनों को फेंक दिया, तीनों नरमुंडों को। वो घर नहीं ले आया। रैपुरा थाने में जब ये नरमुंड दिखे, वहां गांव वालों को सूचना हुई, पुलिस गई, बरामद करके लाई, 302 का मुकदमा लिखा। और मजे की बात देखिए कि पुलिस ने इन मुकदमा लिखा गया, पहचान हो गई, घर वालों ने दबाव बनाया इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस ने 4 निर्दोष लोगों को, इन 3 लोगों की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया और अपनी पीठ थपथपा ली। ये तीनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पहले कभी राजा कुलिंदर के साथ इन्होंने काम किया होगा। राजा कुलिंदर को हमेशा ये डर सताता रहा कि ये तीनों उसके लिए किसी दिन परेशानी पैदा करेंगे। अगला शिकार मार्च अप्रैल 1999 का है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। आलमबाग के रहने वाले रवि श्रीवास्तव, जो टाटा सुमो के ड्राइवर थे, और उसके मालिक मनोज कुमार सिंह। लखनऊ से उन दोनों को तय करके ये इलाहाबाद लाया। इलाहाबाद में इसने वही अपने पिग फार्म के पास दोनों का सर काट दिया। सर अपने पिग फार्म में रख लिया और उन दोनों की बॉडी को टाटा सुमो में ही रखकर मध्य प्रदेश के गढ़वा इलाके में, गढ़वा का कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में यानी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और थोड़ा इलाका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के जंगलों में फेंक दिया। टाटा सुमो लेकर घर आ गया। इसी बीच उसकी पत्नी फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हो गई। चुनाव होता है इसका। उसी टाटा सुमो पर एक नेम प्लेट लगाई गई, जिला पंचायत सदस्य नैनी प्रयागराज। वो नेम प्लेट लगाकर उसकी पत्नी और वो पूरे शहर में घूमा करते रहे। इसी टाटा सुमो से धीरेन्द्र का शव भी मारने के बाद, नैनी में मारने के बाद रीवा ले जाया गया था। अगला शिकार इलाहाबाद के ही घूरपुर थाना क्षेत्र के पिपरसा गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह की थी। त्रिभुवन सिंह ने किसी काम के लिए 25,000 रुपए राजा कुलिंदर को दी थी। नैनी से ठीक सटा हुआ थाना है घूरपुर, और उससे सटा हुआ ही यानी घूरपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाला ये पिपरसा गांव है। पैसा ब्याज पर देने का भी काम राजा कुलिंदर करता था। 25,000 लिया और जब जब पैसा मांगा इसने कोई न कोई टाल मटोल किया। एक बहाने से वो इसको ले गया। इसका धड़ सुहागी पहाड़, आगे जाएंगे जब आप वहाँ से बांदा की तरफ, घूरपुर से सुहागी पहाड़ पर इसका धड़ फेंक दिया। नरमुंड को अपने साथ झोले में घर ले आया, पिग फार्म पे रख दिया। अगली हत्या इसने नैनी के धनुहा गांव के पप्पू पासी और सुल्ताना की एक साथ कर दी। पप्पू पासी और सुल्ताना इसके पहले के क्राइम या पहले के अपराध के राजदार थे और गाहे बगाहे शराब पीकर वो इसका कहीं जिक्र कर चुके थे। राजा कुलिंदर को जब ये पता लगा कि शराब के नशे में इसने कहीं मेरे किसी जुर्म की बात कही है, इन दोनों को भी धोखे से बुलाकर इनका सिर काट दिया और मध्य प्रदेश के बरगढ़ के जंगलों में इसी टाटा सुमो में लाद कर दोनों के शव जंगल में फेंक दिए और नरमुंड अपने पास पिग फार्म में रख लिया। इसी तरह प्रतापगढ़ के मोइन नाम के
आदमी ने उससे 20,000 रुपये कर्ज लिए थे। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको प्रयागराज की जानकारी है। इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फोरमैन के पद पर मुइन था। इसके संपर्क में आ गया। उसको पता लगा कि ये ब्याज पर पैसे दे रहे हैं। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। 20,000 रुपये इससे उधार लिया। बार बार कहने के बाद भी पैसा वो नहीं दे रहा था, और एक बार उसने इसको आंख भी दिखा दी, नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। एक दिन उसको प्यार से ले आया यमुना के नैनी ब्रिज पर खड़ा होकर बात ही कर रहा था कि इसने चापड़ से इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर अपने साथ झोले में रख के अपने प्लेटफॉर्म पर लाया और धड़ को वहीं से नीचे गिरा दिया जमुना जी में। एसएसपी प्रयागराज, द देन एसएसपी प्रयागराज श्री पी.के. तिवारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि पूर्वी लंदन के विश्वविख्यात सीरियल किलर या हत्यारा जैक द पियर, सभी लोग जानते होंगे, इसके किस्से कहानियों से इंटरनेट पटा पड़ा है। ये जैक द पियर से भी ज्यादा क्रूर और ज्यादा विभत्स हत्या करने वाला सीरियल किलर था। आज की घटना, राजा कुलिंदर के खिलाफ एक भी एफआईआर का न होना, पत्नी का सक्रिय राजनीतिक संरक्षण में रहना और पुलिस की निष्क्रियता और जाहिली ने एक ऐसे सीरियल किलर को जन्म दिया जिसके कारनामे किसी की भी रूह कंपा देंगे। एक तो वो दौर ऐसा जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, दूसरा पुलिस की काहिली। पांच बॉडीज को छोड़ के बाकी सारी बॉडीज के धड़ कोई रीवा में, कोई मध्य प्रदेश के गढ़वा में, कोई बरगढ़ में वहां बरामद हुए, चित्रकूट में, करवी में। पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन हो सकता है। कम से कम 3 हत्याएं जो उधार देने के बाद पैसा न देने की मामूली बात पर राजा कुलिंदर ने की। अगर घर वालों से पूछा जाता क्या कारण हो सकता है, तो लोग जरूर बताते कि साहब फलां से इन्होंने इतना कर्जा लिया था जो चुका नहीं पाए थे। एक नहीं, 3 परिवारों से। अगर पुलिस जरा सा भी संवेदनशील होती, एक्टिव होती, कुछ करने की मंशा होती, उसकी विवेचना में ये पता लगाने की मंशा होती किसने ये किया है, तो उन परिवारों से ये पूछताछ में ये बात जरूर पता लगती कि इन्होंने कितने लोगों से उधार लिया, किस किस का पैसा नहीं दिया। तो जिन लोगों से उधार लिया गया उनमें राजा कुलिंदर भी था। इसे बुलाया जाता, पूछताछ की जाती, इसके मूवमेंट को पता किया जाता, लोगों से वेरीफाई किया जाता, क्योंकि फ़ोन तो उस समय थे नहीं, गवाह ही थे जो ये बता सकते थे। लेकिन अगर पुलिस अपने पे आ जाती तो बात यहां तक न पहुंचती। और ये राजा कुलिंदर शराफत का चोला ओढ़े पूरे शहर में नहीं घूमता। तमाम राजनीतिक दलों के फंक्शन में भी ये देखा गया। लेकिन अब इस दौर में इतने लंबे समय तक अपराध करने के बाद भी कोई अज्ञात नहीं रह सकता। हम कम्युनिकेशन के दौर पर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि चित्रकूट में जो हत्या हुई, नरकंकाल धड़ छोड़ के उसके सिर नरमुंड को फेंक दिया गया रैपुरा थाना क्षेत्र के जंगल में, या बड़गढ़ में जो लाश फेंक दी गई बिना सर के। आज का जमाना होता तो वहां पर आने जाने वालों की
सेल आईडी पर कितनी कॉल आई, कितनी गई, इनको देखा गया होता। दोनों तीनों घटनाओं में क्या कोई नंबर कॉमन था, उसको देखा गया होता। फिर उसकी लोकेशन देखी गई होती, उसकी सीडीआर निकाल के वो कहाँ से चला कहाँ तक गया देखा गया होता। और तब ये आदमी, ये राजा कुलेंदर अज्ञात न रहा होता। इसलिए आज के दौर में इतने लंबे समय तक अपराध की दुनिया में कोई अज्ञात रह के काम नहीं कर सकता। इस घटना की एक पेपर कटिंग भी मेरे हाथ लगी, मेरे भी दिमाग से मिस कर गया था, लेकिन जब इसको देखा तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। बहुत से लोग सीरियल किलर की कहानी सुनने के लिए अपनी रिक्वेस्ट बता चुके थे पहले भी। आज मैं इसकी फोटोग्राफ आपको कम्युनिटी पर शेयर करूंगा। फोटोग्राफ उस समय की है जब वो एक एक करके अपने पिग फॉर्म से नरमुंड, साफ सुथरे नरमुंड निकाल रहा था। इसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि 14 व्यक्तियों की हत्या करके कम से कम 8 नरमुंड को इकट्ठा करके उबाल के उस पे उनकी पहचान लिख के अपने पास रखने वाला ये आदमी है। आप देखिएगा जरूर। तत्कालीन एसएसपी श्री पी.के. तिवारी साहब ने शायद उसके इस कृत्य पर, उसके इस क्राइम पर, उसके इस क्रिमिनल बिहेवियर पर, उसकी इस मोडस ऑपरेंडी पर जो टिप्पणी की थी, आप देखिएगा वो कटिंग के साथ जो नीचे खबर 4 लाइन की है उसमें ये अंकित है कि उन्होंने ये कहा था कि पूर्वी लंदन के विश्वविख्यात हत्यारे जैक द रिपर की भी रूह कांप गई होगी जब राजा कोलेंदर ने इस तरह के अपराध किए होंगे। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। कल मैं नहीं रहूंगा। एक बहुत ही नज़दीकी परिवार की ही एक शादी में कल मैं प्रयागराज जा रहा हूं। देर रात लौट आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल मैं आपके लिए कोई क्राइम की घटना सुना पाऊं। परसों मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगा। उसके बाद मुझे शायद कहीं नहीं जाना होगा, तो अब लाइव आने का समय आ गया है। परसों आने के बाद आप लोग जिस दिन के लिए तय करेंगे, लाइव हम करेंगे और सभी लोगों की इस बीच की जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इस घटना के संबंध में अपना कोई फीडबैक देना है, कोई राय मशवरा देना है, तो हमारी मेल पर ज़रूर भेजें। मेल आईडी हमारी वही है, rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY, नो गैप, नो अंडरस्कोर, ऑल स्मॉल। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।